बच्चों ध्यान दें, आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बातचीत नहीं, अब अपना बात करना थोड़ा सा बंद करो। देखो बच्चों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सभी बच्चे बातचीत ना करें। बच्चों, हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट को कंप्लीट कर लिया है और संडे को आपका इस चीज का टेस्ट है, ये बात याद रखिएगा। राइट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, केवल आपको स्टोरी सुननी है, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। लास्ट में बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट होने दो। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी से अपने चैप्टर को स्टार्ट। और आज का पहला टॉपिक जो है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों, आपको देखो इसमें सारी कहानियां केवल सुननी है और ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है। स्टोरी सुनो, फैक्ट सुनो, मेन पॉइंट्स याद रखो, मार्क्स पूरे आते हैं। बट इसमें क्या है, चीजें इतनी ज्यादा है कि मिक्सिंग होना स्टार्ट होगा। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों, अब बातचीत ना करें। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर नंबर 1 है। और आपको मैं बता दूं, हमारी कंट्री जो इंडिपेंडेंट हुआ, सबको मालूम होगा कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। हमारी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद होने से पहले हमारे ऊपर करीबन 200 इयर्स तक किसने कंट्रोल करा बेटा? जितने भी अंग्रेज, फिरंगी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने पूरे तरीके से हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को बैडली यूटिलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया। उनका मानना यह था कि ये कंट्री हमारे लिए एक रिसोर्स है और इसके रिसोर्स को बैडली यूज करो ताकि वो अपने ब्रिटेन की इकोनॉमी को और ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस कर सके, ज्यादा पैसा कमा सके और अपने देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ा सके। तो करीबन 200 इयर्स तक हमारे देश के अंदर ब्रिटिश ने राज करा। आपको बताना चाहूंगा, ब्रिटिश का जो आगमन है, ब्रिटिश का जो आना हुआ, एक हमारे देश में फाइट हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। मालूम है आपको बेटा? ये कब हुआ था? 1757। यही ओरिजिन पीरियड माना जाता है जहां से बेटा ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए। और इसके बाद इन्होंने 200 सालों तक हमारी कंट्री के रिसोर्स को बेडली यूटिलाइज करा और अपने पर्सनल बेनिफिट को डेवलप किया। आपको बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब मेरी कंट्री आजाद हुआ 1947 में, तो हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? सभी बच्चों को मालूम है, आज तक भी हमारे देश में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या काम करती है बेटा? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करके अपने पैसे को अर्न करता है और उसका लाइवलीहुड जो है वहीं से आता है। बच्चों, एग्रीकल्चर के हालात बहुत पुअर थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था। किसी भी तरीके की कैपिटल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं था। हमारे देश में फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार बहुत ही बेकार कंडीशन में था। हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑब्वियसली सब कुछ बेकार था, कुछ अच्छा नहीं था। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, लास्ट में हमें पढ़ना है क्या अंग्रेजों ने हमारी कंट्री में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करा। तो मतलब इस पूरे चैप्टर के अगर हम लाइमलाइट पॉइंट्स को देखो, मेजर हेड्स को समझो, तो वो ये है कि जिस समय हम आजाद हो रहे थे, उस समय हमारे देश का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इनकी कंडीशन क्या थी, चैप्टर में आपसे ये पूछा जाएगा। और इन बाकी के स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चेंजेस लाए गए, और लास्ट में पूछेंगे अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं अपनी देश की इकोनॉमी के बारे में बता दूं। बेटा, जब हमारे 1947 से पहले 200 साल तक ब्रिटेन रहा, और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री बहुत रिच कंट्री थी। हमारी कंट्री की जो ग्रोथ रेट था, प्रॉस्पेरिटी थी, वो बहुत ज्यादा थी। हमारी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। हम हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। इवन
हमारी कंट्री के अंदर क्या था बेटा, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। देखो ब्रिटेन ने इसलिए ही तो 200 सालों तक हमारे ऊपर राज करा, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स था। अगर बेटा रिसोर्स ना होता तो कोई भी इकोनॉमी इतने लंबे समय तक हमें यूटिलाइज नहीं करता। तो हमारी कंट्री पहले बहुत अच्छी थी, अंग्रेजों के आने के बाद बहुत खराब हुआ। तो ये नेचर मुझे समझना है। ऊपर हेडिंग डालना, चैप्टर नंबर 1 ऊपर हेडिंग डालो, एक एक पॉइंट लिखेंगे बेटा और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। बुकलेट से काफी अच्छे नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और इंडियन इको में ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंटेंट मिस होता है। लिखें, इसलिए क्लास नोट्स बहुत वैल्यूएबल रहने वाले हैं। लिखिएगा बेटा, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और टॉपिक नंबर 1 डाल लेना ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल लिखना। The foundation of British Empire, the foundation of British Empire in India, the foundation of British Empire in India was led by Battle of Plassey, was led by Battle of क्या बेटा, प्लासी in 1757, Battle of Plassey, PLASSEY, Battle of Plassey in 1750 क्या बेटा 7। मतलब अंग्रेजों का ओरिजिन जो है वो इस युद्ध के बाद उनका धीरे धीरे हमारी कंट्री में ट्रेडिंग पर्पस से आना हुआ था, और उसके बाद हमारी पूरी कंट्री को यूटिलाइज करके वो चले गए। आगे बढ़ते हैं, ऊपर हेडिंग डालना, नई हेड डाल के, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, वो हमारे देश में क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का हमारी कंट्री में आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, दो ही ऑब्जेक्टिव थे कि हमारी इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बना दे बेटा, हमारी इकोनॉमी को बना दे वो फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी क्या होती है भाई, क्या होता है फीडर इकोनॉमी, मतलब हमारे नेचुरल और मैनमेड रिसोर्स सारे यूटिलाइज कर लें, और वो किसके लिए कर लें, अपनी इकोनॉमी के लिए। मतलब हमारे देश के रिसोर्स को यूटिलाइज कर लें और हमारी इकोनॉमी को कंगाल बना दे, ये फीडर इकोनॉमी था। और दूसरा, वो चाहते थे कि ब्रिटिश इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। दो ही मेन रीजन है। पहला लिखना बच्चों, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करना, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द मेन पर्पस of British rule in India, the main purpose of British rule in India was to use Indian economy, was to use Indian economy, was to use Indian economy as a feeder economy, as a feeder economy for the development of British economy, फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, मतलब हमारे देश से ले लो और अंग्रेज अपनी इकोनॉमी को दे दें। ये पहला, नहीं वो नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहा मैं, मेन पर्पस बता रहा हूं कि हमारे देश में आए क्यों। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट, सेकंड, दे एक्सप्लॉइट Indian natural as well as human resource, they exploit Indian natural as well as human resource for their own benefit, natural and human resource for their own क्या बेटा बेनिफिट। कुछ बुनियादी उसके फायदे थे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इंडियन एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड क्या थे। क्या आपको लगता है कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा ग्रोइंग फेज में था? नहीं था, बहुत ही पुअर कंडीशन में था। और बेटा आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले, अंग्रेजों के से पहले, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा लाइवलीहुड सोर्स था और बहुत अच्छे से लोग काम करते थे। बट जैसे अंग्रेज हमारे देश में आए तो हमारे एग्रीकल्चर को बेटा बहुत सारा बैकवर्डनेस बना दिया। हमारी एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड एंड स्टैग्नेशन हो गई। उसके रीजन आपसे पूछे जाएंगे, आखिर हिंदुस्तान के बैकवर्ड और स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के रीजन क्या है, क्या कारण था कि एग्रीकल्चर हमारे देश में रुक भी गया था और बेचा पिछड़ापन हो गया था, क्यों उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। उसका सबसे पहला रीजन था, शायद आपने पहले स्टोरी सुनी हो, एक मेन रीजन था लैंड रिवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम।
क्या होता है बेटा लैंड रेवेन्यू, लैंड सेटलमेंट सिस्टम? कोई बच्चा मुझे बताएगा? जमींदारी सिस्टम क्या होता है? मिडलमैन होते हैं। कुछ और? देखो बच्चों एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इतना तो सभी बच्चों को मालूम है कि 2/3 पॉपुलेशन हमारे देश में केवल पहले क्या काम करती थी बेटा? एग्रीकल्चर। अंग्रेजों को, ब्रिटेन को ये लगने लगा कि भाई इतने ज्यादा लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो इन लोगों के मजे कैसे ले, इन लोगों से पैसा कैसे उगाएं, इन लोगों से हम लोग किस तरीके से ज्यादा पैसा ले सकते। तो अंग्रेजों ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए 3 तरीके के सिस्टम को बनाया। आपने सुना होगा जमींदारी सिस्टम, एक होता है बेटा रैयतवाड़ी सिस्टम, और एक होता था बेटा मालवाड़ी सिस्टम। सुना है बेटा? बेटा जमींदारी सिस्टम क्या था? अंग्रेजों ने सोचा कि यार इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूं, हर एक विलेज का जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, जो ऑनर ऑफ द लैंड है, उसको एक नाम दे दिया गया। क्या बेटा? जमींदार। और इस जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटेन को, वो क्या पे करेंगे बेटा? फिक्स अमाउंट पे करेंगे, फिक्स लगान पे करेंगे। और बेटा, और इस जमींदार के पास अधिकार था कि मन चाहे तरीके से फ्रीली जितना मर्जी चाहे उतने स्मॉल फार्मर से लगान ले सकता था। तो ऐसे में क्या हुआ, जमींदार जो था वो फायदे में रह गया, उसने किसानों को लूटना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा से ज्यादा लगान ले लेकर फिक्स अमाउंट किसको पे करा? तो सबसे ज्यादा बेनिफिट में जो बंदा रहा वो कौन रहा? जमींदार। और सबसे बढ़िया फायदा किसको मिला बेटा? ब्रिटेन को। और नुकसान में जो रहा वो हमारे देश का कौन रहा बेटा? फार्मर्स और स्मॉल फार्मर या फिर एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये जमींदारी सिस्टम ने किसानों के हालात खराब कर दिए, जमींदारी सिस्टम ने स्मॉल फार्मर के पास फाइनेंशियल सोर्स को कम कर दिया, जिसके रीजन से हमारे यहाँ पर बेटा फूड की भी शॉर्टेज होने लगी और इनके लाइफ जीने की भी प्रॉब्लम्स आने लगी। रैयतवाड़ी सिस्टम जानते हो? एरिया बढ़ गया था बेटा। ब्रिटेन ने ये सोचा यार जमींदार तो मैंने बना दिया, मगर इससे अच्छा तरीका इनके ऊपर भी एक फिल्टर करना चाहिए। जमींदार से ऊपर उसने एरिया डिफाइन कर दिया कि 50 किलोमीटर तक का एक रैयतवाड़ बनेगा, जो हमें पूरा लैंड कलेक्ट कर हम लोगों को रेवेन्यू देगा। मालवाड़ी सिस्टम क्या होता था? जितना प्रोडक्शन होगा ना उसके ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे। मगर इन तीनों सिस्टम में से सबसे ज्यादा जो बर्बाद करा वो केवल और केवल किसने करा बेटा? जमींदारी। तो आपको पहला रीजन मालूम होना चाहिए जिससे हमारा एग्रीकल्चर बेकार हुआ, दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बच्चों दूसरा पॉइंट, एग्रीकल्चर को बुरा करने के पीछे दूसरा रीजन था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे देश में ब्रिटेन जो था वो कच्चे माल के लिए आया था, रॉ मटेरियल के लिए आया था। वो हमारे देश से रॉ सिल्क, कॉटन, जूट लेके जाता था और फाइनल गुड कहां बनाता था? और वहीं से पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने का काम करता था। हमारे देश का संसाधन ले गया और वहां पर महंगा करके बेच दिया। किसानों को, फार्मर से कहता था कि बेटा तुम्हें केवल और केवल कौन सी प्रोडक्शन करनी है? कैश क्रॉप, ना कि तुम क्या उगाओगे बेटा? फूड क्रॉप। यानी कि फूड ग्रेन आर्टिकल्स आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, कैश क्रॉप करना है, जिससे बेटा हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म। यानी कि सेकंड रीजन था अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमारे किसानों से क्या कराया बेटा? किसकी प्रोडक्शन कराया? कैश क्रॉप। ये सेकंड रीजन था जिससे एग्रीकल्चर का कभी ग्रोथ हमारी कंट्री के अंदर नहीं हो पाया। बेटा तीसरा रीजन कह सकता हूं एग्रीकल्चर के बेकार होने का, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ क्या बच्चों? आपको मालूम होना चाहिए हमारे जो फार्मर्स थे क्या वो एजुकेटेड थे बेटा? अनएजुकेटेड फार्मर थे। और हमारे देश में किसकी फैसिलिटी नहीं थी बेटा? इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। फार्मर्स के पास बेटा ओल्ड मेथड्स एंड टेक्निक था बेटा, उनके पास सीड्स वगैरह प्रॉपर नहीं था और उनके मार्केटिंग टूल्स वो नहीं जानते थे। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर करने वाले प्रोडक्शन में जो लेवल था वो डे बाय डे लगातार क्या हो रहा था बेटा? कम हो रहा था। ये एक थर्ड रीजन है जिससे एग्रीकल्चर कभी ग्रो नहीं कर पाया। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे फार्मर्स को क्या प्रोवाइड कर रही है? सब्सिडीज दे रही है, टेक्नोलॉजी दे रही है, सीड दे रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है, फार्मर्स को एजुकेट कर रही है ताकि बेटा उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिसोर्स मिल सके। तीसरा पॉइंट है बेटा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बेटा पॉइंट नंबर 4, एग्रीकल्चर को बर्बाद करने का एक और रीजन है, दैट इज पार्टीशन ऑफ कंट्री। मालूम है आपको हमारे देश में बेटा जैसे देश आजाद हुआ हमारा कंट्री स्प्लिट हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बेटा इनका जो लैंड था वो बहुत ही ज्यादा कैसा था? फर्टाइल लैंड था, कॉटन के लिए, सिल्क के लिए। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर के लिए जो अच्छा लैंड था वो ऑब्वियसली इन कंट्री में डिवाइड हो गया, तो हमारी कंट्री को फिर से एग्रीकल्चर का नुकसान हुआ। तो आइए हम लोग फटाफट से आगे बढ़े, छोटी सी कहानी सुनते हैं। ऊपर हेडिंग डालो, लिखें, बाद में मजे लेना बेटे। लिखो मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन
in agriculture sector. Main reason for stagnation in agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन मतलब रुकावट के क्या कारण थे, क्या रीजन थे जिससे एग्रीकल्चर हमारा ग्रो नहीं कर पाया, क्यों उसकी स्पीड रुक गई? पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट बच्चों, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। The most important reason for stagnation, the most important reason for stagnation in agriculture sector, the most important reason for stagnation in agriculture sector, for stagnation in कहां पर बेटा? agriculture sector, was the introduction of जमींदारी system, was the introduction of किस चीज का बेटा? जमींदारी सिस्टम। सबसे गंदे तरीके से किसानों की ली गई किसके द्वारा बेटा? जमींदारी सिस्टम के द्वारा, क्योंकि जमींदार बेचारे, समझ गए ना, वो मजे ले गया और जो किसान का फार्मर था वो बेचारा, समझ गए? लिखो आगे। अंडर दिस सिस्टम, इसके अंदर क्या था, कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। अंडर दिस सिस्टम, जमींदार वॉज द ऑनर ऑफ लैंड। अंडर दिस सिस्टम, zamindar was owner of the land and they collect lagan or tax from farmers and pay fixed amount to the British government and pay fixed amount to farmers and pay fixed amount to the British government. इसी के अंदर बी पॉइंट लिखना, इसी के अंदर बी पॉइंट लिखना। farmer have full freedom, farmer नहीं, सॉरी, जमींदार have full freedom to charge different lagans for different production goods. अब लाइन छोड़ दो बेटा। different lagans for different production goods, कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई साहब सरकार तो एक ही लेगी, मगर जो जमींदार था वो अपने मन चाहे तरीके से हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग लगान लगा रहा था, जिसकी वजह से जो छोटा फार्मर है वो बेचारा इस लायक नहीं। अब नहीं होगी रिपीट। different charge for different production crops या production goods। नेक्स्ट वन, सेकंड। पहला रीजन तो सबको पता था, पॉइंट नंबर सेकंड डालो भाई, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने बेटा और भी हमारे देश के किसानों के मजे लिए और किसानों को कहा गया कि तुम कमर्शियलाइजेशन करो। बेटा सेल्फ कंजम्पशन और कमर्शियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? या इस्तेमाल करना भाई किस, हाँ लिखो बेटा, वो शॉर्टेज हो गया था। लिखें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्या बेटा? एग्रीकल्चर। बेटा उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ना कोई, क्योंकि बड़ी फार्मिंग करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं थे और ना ही टूल्स थे। वो केवल फार्मिंग इसलिए ही करते थे ताकि 2 टाइम का उन्हें फूड मिल जाए। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करके मार्केट में सोल्ड करके पैसा कमाएं। बट आज की डेट में क्या हो रहा है? रिवर्स ऑपरेशन हो रहा है। लोगों के पास टेक्निक हो गया, फंड्स हो गए, तो बेटा अच्छे एजुकेटेड पर्सन भी कई बार क्या कर रहे हैं, अपने खेती बाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एक नया बिजनेस की तरह ट्रेंड कर रहे हैं। पहले वो नहीं कर सकते थे, लैक ऑफ फंडिंग। लिखें बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट मीन्स production of crops for sale in market. It means production of crops for sale in market rather than for self consumption, कमर्शियलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि भाई साहब आप सामान को अपने इस्तेमाल के लिए नहीं उगा रहे हो, बल्कि सामान को बाजार में बेचने के लिए, ताकि उससे आप क्या कमा सको?
पैसा, और किसानों को जबरदस्ती पैसे का लालच दे देकर उनका फूड ग्रेन आर्टिकल्स का प्रोडक्शन कम कराया और कैश क्रॉप का क्या कराया बेटा, ज्यादा। लिखे बेटा, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करा रहा हूं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल farmers were given, during the British rule, farmers were given higher prices, farmers were given higher prices for producing cash crop. Farmers were given higher prices for producing cash crop like jute, cotton, like jute, cotton, so that crops could be used, so that crops could be used, so that crop could be used as a raw material for British industry, so that crop could be used as raw material for British industry. कहानी समझ आ गई होगी कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कैश क्रॉप के प्रोडक्शन को प्रमोशन दिया ज्यादा पैसा देके, ताकि बेटा ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल उनको आसानी से मिल जाए, और यही वजह है उनको रॉ मटेरियल मिलता था और हमारे देश की फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होता था, बेकार होता जाता था। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, तीसरा रीजन एग्रीकल्चर को बैकवर्ड करने का तीसरा रीजन बच्चों, दैट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन की क्षमता का कम होना। प्रोडक्टिविटी समझते हो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना, रॉ से फाइनल में कन्वर्ट करना, और प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 एकड़ लैंड पर कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी, और कैसे बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो लिखो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लिखना। हाँ, थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लिखें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी के अंदर लिखना लो लेवल ऑफ टेक्निक, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स and other modern inputs, fertilizers and other modern inputs resulted in low level of productivity, resulted in low level of productivity। बेटा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के पीछे बहुत रीजन थे कि हमारे देश का फार्मर भी अनएजुकेटेड था, एक पॉइंट लिख सकते हो, फार्मर्स भी हमारे अनएजुकेटेड थे, प्लस हमारे देश में बेटा रिसोर्स भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, फार्मर फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे थे, टेक्नोलॉजी ओल्ड था। ये सब वो रीजन है जिससे हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड जो प्रोडक्शन है, वो लगातार क्या हो रही थी बेटा, कम हो रहा था। इसलिए फार्मर को लगने लगा भाई खेती करके कुछ नहीं होगा, एग्रीकल्चर छोड़ दो, दूसरे ऑक्यूपेशन में लोग ट्रांसफर होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, एक और रीजन भी है बेटा जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, पॉइंट नंबर 4, दैट इज स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई तुम एक बात बताओ, हमारे देश की गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट से पहले अंग्रेजों को भी ये मालूम था कि हमारे देश में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो बेटा एग्रीकल्चर कर रही है, तो उन बंदों ने भी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे तौर पर किससे जुड़ा हुआ है बेटा, देखो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली हैम्पर करता है, जैसे बेटा बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट गांव के लिए इंश्योरेंस नहीं होगा तो चल जाएगा। गांव वाले बंदे को मेन चीज क्या चाहिए बेटा, आने जाने के लिए उन्हें पक्का क्या चाहिए बेटा, रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए बेटा, और क्या चाहिए उन्हें, वहां पर गांव में अपने माल को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े क्या चाहिए, वेयर हाउसेस चाहिए। उनको बेटा मतलब नहीं है कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको बेटा आसपास बहुत जरूरत होती है किस चीज की, बैंक्स की। और गांव में अगर अच्छे स्कूल वगैरह हो जाए तो उनके बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा। इन शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था, बट उस समय अंग्रेजों ने भी नहीं करा, उसके बाद हमारे 40 साल निकल गए, गवर्नमेंट ने भी नहीं करा, जिसकी वजह से आज पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा परेशान बंदा कौन है, वो भी स्मॉल फार्मर, फार्मर नहीं जो लार्ज फार्मर है, बड़े फार्मर है, या जो मिडलमैन हैं, उनकी तो मौज रखी है, वो उसमें अच्छा पैसा कमाते हैं, बट स्मॉल फार्मर अर्निंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की हमेशा से ही क्या थी बेटा,
कमी था। और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने क्या नहीं करा था बेटा, यानी कि स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रो कभी नहीं कर पाया। लिखना बेटा स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखना। India's agriculture was facing scarcity of investment, in different aspects like agricultural infrastructure, development of modern technique, agricultural infrastructure, development of modern technique, and awareness campaign for small farmers, अवेयरनेस कैंपेन फॉर स्मॉल फार्म। इस टर्म का कोई बच्चा मुझे मतलब बताएगा? अवेयरनेस कैंपेन फॉर स्मॉल फार्मर मतलब वो भी है, और उनको ट्रेनिंग देने के लिए बेटा जो हमें स्कूल कॉलेजेस बिल्ड करना था वो भी हमारी कंट्री में नहीं हो पाए। और दूसरी बात है, जब किसान ही एजुकेटेड नहीं होगा कि खेती कैसे करना है, आपने देखा होगा फार्मर पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको क्रॉप रोटेशन के बारे में नहीं मालूम था, वो हर बार अपने फील्ड में एक जैसा ही खेती करते थे, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी कम थी। अगर उनकी फसलों का, उनको क्रॉप्स को रोटेट करके उगाएंगे तो जाहिर सी बात है जमीन की फर्टिलिटी भी रहेगी और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इस तरीके की टेक्निकल नॉलेज देने वाली ऑर्गेनाइजेशन देश में कम था। सरकार ने या गवर्नमेंट ने या ब्रिटेन ने उस समय ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट या प्रोग्राम नहीं बनाया जिससे फार्मर्स को लगातार नुकसान होता रहा। लिखना बेटा लास्ट पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। ये बेटा एग्रीकल्चर की बर्बादी का आखिरी कारण है। हमारा एग्रीकल्चर बहुत बर्बाद हुआ और इसी वजह से देश की ग्रोथ रेट आज की डेट में कम है। क्या बोला मैंने? एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्या बेटा? पार्टीशन। लिखना India's agriculture production received a further setback due to country's partition at the time of independence. Due to country's क्या बेटा? Partition at the time of independence. मतलब जैसे ही देश आजाद हुआ लगा कि अब अच्छा होगा, तो हमारा देश अचानक से स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट 3 पार्ट में बढ़ गया, जिससे इकोनॉमी को नुकसान हुआ। लिखना a sizable portion, नेक्स्ट लाइन से इसी के आगे कहीं पर भी लिख लो, a sizable portion of undivided countries, highly irrigated and fertile land, went to Pakistan and East Pakistan, ब्रैकेट में लिख लेना बांग्लादेश, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, जहां पे जूट काफी प्रोड्यूस होता है बेटा। और जूट के लिए आपको मालूम है पूरे एशिया में कच्चा माल सबसे सस्ता कहां पर मिलता है? बांग्लादेश में मिलता है बेटा। बहुत लो कैटेगरी का कोट कपड़े का इंडस्ट्री वहां बहुत ज्यादा है, लेबर भी सस्ती है, रॉ मटेरियल भी सस्ता है, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर टूल्स आसानी से मिल जाते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगर तुम लोग आज की क्लास को समझोगे तो आज की क्लास में मेजर टॉपिक अगर आप ध्यान दें, मैंने आपको केवल 3 से 4 बातें बताई हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री का ओरिजिन कहां से आया, ब्रिटेन कहां से घुसे वो बताया, फिर मैंने बताया उनका मेन पर्पस क्या था, फिर मैंने स्टार्ट करा कि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, उसका स्टैग्नेशन होने का रीजन क्या है। बेटा टॉपिक नंबर 4 एंड लास्ट इस चैप्टर का बता रहा हूं,
कि भाई साहब हमारी कंट्री जो थी वो हमारी कंट्री बहुत अच्छी थी, वो बेकार हो गई ड्यू टू सम रीजंस। बट बेटा किसी ने हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को क्या कभी कैलकुलेट करा था? पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करा था पहली बार है? वो कह रही दादाजी थे मेरे। दादा भाई नौरोजी ने कोशिश करी थी बट उनके अच्छा नहीं माना गया था। सबसे बढ़िया VKRV राव ने करा था और उसका ग्रोथ रेट क्या था? हम कुछ भी पेल दे, 0.0 समथिंग, जीरो ही बोल देती फिर समथिंग भी क्यों बोल कर तू यहाँ मनोबल गिरा रही है मेरा। चलो कोई बात नहीं, लिखो बेटा, छोटी सी स्टोरी लिखवा रहा हूँ एक। बेटा होता है, पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा। लिखो, अभी स्टार्ट ही हुआ है, आज की क्लास का ना बेटा, पूरी कहानी सुनो। ऐसा धोखा बेटा हमेशा मिलेगा जिंदगी में, लाइफ टाइम यू कैन रिसीव अ न्यू धोखा। लिखे, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। थोड़ी तेज मारती ना वहां जाके गिरे, ये इतना भी क्या ड्रामा दिखा रहे, बहन गिर जा, ऐसा नहीं, एक मार बैठ देनी सी वहां जाए, वो भी फिर रिटर्न अवार्ड दे। लिखो भाई लिखो, बच्चे क्लास में मनोरंजन करते रहते हैं। लिखना, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। लिखो 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 लिखो, दादा भाई नौरोजी, एक नाम लिख लो तमीज से। लिखवा ही रहा हूं बस, कोई फायदा नहीं है इसका। चल ठीक है, नहीं लिखवा रहा, मत लिखो भाई दादा भाई नौरोजी मत। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव कुछ नौरोजी, NONAO, इतना मजाक नहीं है, NAORO। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव कुछ बेटा ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपने हिसाब से बेटा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकाली। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव एंड RC देसाई। RC देसाई, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाद में मुंह सड़ाना, बाद में एक दूसरे को देखना कि सर क्यों नहीं बताया। बेटा ऐसे ही थे ना उस समय, रामलाल, श्यामलाल, घनश्याम, ऐसे ही होते थे बेटा। कोई नहीं, RC देसाई, all these estimated, all these people calculate national income, काट दो, all these people calculate national income below 0.5%, 0 point something कहा था तूने, 0.5% growth in per capita income, 0.5% growth in per capita income, 0.5% growth in per capita income, and real output level less than 2%. Real output level less than 2%. Real output level less than 2%. बेटा आपको थोड़ा सा फीचर भी लिख लो हमारी इकोनॉमी के, मालूम है वैसे थे, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी हम लोग बेटा, क्या था हमारी इकोनॉमी, वेल नोन थी हैंडीक्राफ्ट के लिए, सब लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। आज की क्लास के 3 टॉपिक सबको समझ आ गए हैं? एक बार निकालो तमीज से, एक बार रीड करो बेटा। ये था कि हमारे देश की पर कैपिटा और नेशनल इनकम सबसे पहले इन लोगों ने एस्टिमेट करा था, और जिसमें से जो ग्रोथ आया था वो हमारी कंट्री का 0.5% था, और रियल आउटपुट जो था वो 2% के अराउंड था, मतलब नेशनल इनकम के कंपैरिजन में दूसरी कंट्री ब्रिटेन की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट। एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज करो, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। और कल की क्लास में कोई बच्चा कह रहा था वो क्वेश्चन वाला होता है बेटा कई बार, उसका रीजन दूंगा, तेरे को भी दुख होगा सुनने के बाद। अब ऐसा नहीं होता। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्वेश्चन RE के अंदर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वही तो कैलकुलेट करना था, इसमें तेरे को RD दे रखा था ना, तो उसको यहाँ पुट कर दें। RR भी दे रखा है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है बेटा, वो माइनस करके उधर आ जाएगा ना वैल्यू। RE निकालना था, वो क्वेश्चन हो गया था लास्ट वाला।
चलो, फीडर इकोनॉमी मतलब केवल शोषण करना है हमें उनका, हमारा पर्पस उस इकोनॉमी से यूटिलाइजेशन करने का है। जैसे मान ले एक बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। ऐसे ही ब्रिटेन इकोनॉमी बड़ी थी, डेवलप थी, और हमारी कंट्री डेवलपिंग थी, हम तो थे ही नहीं कुछ भी, तो हमारी इकोनॉमी से यूटिलाइज करना चाह रहा था, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए प्लान था। हाँ भाई, जो ऑनलाइन बच्चे क्लास ले रहे हैं, इक्षिता काफिया लेट आए बेटा, रीजन जान सकता हूँ क्या? बच्चों आप लोग शांत हो जाए। सर आज एक और क्लास थी तो उसमें लेट हो गई आने में। अच्छा, और लास्ट में बेटा जो मैंने आपको बैंकिंग कराया था, बैंकिंग जो कराया था वो क्लियर हो चुका है, बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट? यस सर। अच्छा, एंजेलिना और दिशिता बेटा संडे को टेस्ट दोगे ना आप तीनों बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम है बैंकिंग में, सॉरी गवर्नमेंट बजट में? नो सर। चलो इतना टेस्ट करना, फिर अगली क्लास में